चलिए कक्षा 8वीं के भैया बहनों, आज हम पेज क्रमांक 45 इतिहास का अध्याय 6 का यह पैराग्राफ देखेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी मतलब बहुत परिवर्तन करने वाला आंदोलन, बहुत ही निर्णायक लड़ाई। इस समय की भारतीय हर वर्ग के लोग अंग्रेजों से मुकाबला डट कर रहे थे। ठीक है, देखिएगा, देश में ऐसे विचारधारा वाले नौजवान भी थे जो अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उत्साही थे। उत्साही थे मतलब उनमें बहुत ज़्यादा जोश और जुनून था। वे सीधी कार्यवाही पर विश्वास करते थे। सीधी कार्यवाही मतलब अंग्रेजी में बोल दिया जाए तो ऑन द स्पॉट, उसी समय तत्काल किसी भी कार्य पर तत्काल जवाब देना या तत्काल उसे पूरा करना पर विश्वास करते थे। ऐसे उत्साही समर्पित नवयुवकों के संगठन को क्रांतिकारी दल के नाम से जाना जाता है। इस क्रांतिकारी संगठन के अधिकांश सदस्य जोशीले नौजवान थे। जोशीले मतलब बहुत ही तेज और जल्दी काम करने वाले, उत्साह से भरे हुए व्यक्ति। वे गोला बारूद बनाने एवं हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेते थे एवं अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय पक्षधर थे। वे महाराष्ट्र में अभिनव भारत एवं बंगाल में अनुशीलन समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय थे। महाराष्ट्र में उनका जो संगठन था उसका नाम था अभिनव भारत। अभिनव मतलब नया, भारत मतलब देश, नया देश, नया हमारा भारत देश। और बंगाल में अनुशीलन समिति के नाम से संगठन बना हुआ था, उसके वे सक्रिय सदस्य थे। वे पंजाब तथा उत्तर भारत में भी अधिक क्रियाशील थे। क्रियाशील थे मतलब उस क्षेत्रों में बहुत तेजी से कार्य होता था। इनके अलावा विदेशों में भी श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कौमा, एम बरकत उल्लाह, BBS अय्यर, रास बिहारी बोस, BD सावरकर, ओबेदुल्ला आदि क्रांतिकारी प्रमुख थे। इनके नाम हैं जो क्रांतिकारी दल के व्यक्ति थे और सीधी कार्यवाही पर विश्वास करते थे। उनके चित्र हम आपको दिखा देते हैं, आपके पुस्तक में हैं। ये हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, विदेश के रहने वाले भारतीय थे। मैडम भीकाजी कौमा, एम बरकतुल्लाह और BD सावरकर, ये क्रांतिकारी दल के प्रमुख नेता थे। ये क्रांतिकारी अपने उपदेश में आंशिक रूप से सफल भी हुए। आंशिक रूप से मतलब बहुत कम सफल हुए। इनके आत्म बलिदान ने भारतीयों के हृदय में देश प्रेम और विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष की भावना का प्रचार प्रसार किया। ये क्रांतिकारी देश के लिए
प्रेरणा स्रोत बने। प्रेरणा स्रोत मतलब आने वाले समय में लोगों के लिए प्रेरणा बने। आगे बढ़ने के लिए इनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है ताकि लोग इनके जैसा बने, इनके जैसे आगे आकर देश की सेवा करें। ठीक है। अंग्रेजों की भारतीयों में फूट डालो नीति के कारण, फूट डालो नीति के कारण ढाका के नवाब, ढाका जो अभी आपका बांग्लादेश में चला गया है, बांग्लादेश की राजधानी है अभी ढाका। ठीक है। वहाँ के नवाब, उस समय बांग्लादेश नहीं बना था, पूरा भारत देश एक था, पाकिस्तान नहीं बना था, पूरा भारत अखंड भारत था, विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है। तो अंग्रेजों की फूट डालो नीति के कारण ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां की अध्यक्षता में सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम समुदाय का एक संगठन बना जिसे मुस्लिम लीग कहा गया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति निष्ठा प्रकट की, मतलब अंग्रेजों के प्रति विश्वास रखा, ईमानदारी रखी। बाद में उन्हें भी अंग्रेजों ने दोहरी नीति समझ में आ गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया तो अंग्रेजों की दोहरी नीति मतलब बोलना कुछ और करना कुछ, बोलते कुछ थे और करते कुछ थे, दूसरा करते थे और अलग भाषा बोल के अपना काम निकाल लेते थे। तो इस प्रकार की नीति मुस्लिम लीग को समझ में आने लगी। अंततः और अंत में लखनऊ में सन 1916 में सर्वदलीय बैठक में समझौता हुआ। सर्वदलीय मतलब सभी दल के लोग एक साथ बैठे और उस बैठक में एक समझौता हुआ, एक दूसरे की बात को माने। कौन सी? सन 1916 में। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है। परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ में भी क्रांतिकारी संगठन संचालित हुए मतलब चले। इन संस्थाओं में मालिनी रीडिंग क्लब, एक छोटा सा समूह था जिसका नाम था मालिनी रीडिंग क्लब, पीपुल टीचर्स एसोसिएशन, लोगों के बीच के जो शिक्षक थे उनका एक अलग संगठन, और कवि समाज राजिम एवं छत्तीसगढ़ बाल समाज प्रमुख संगठन थे। क्रांतिकारी दल के संगठन छत्तीसगढ़ में भी बने थे। इन संगठनों ने छत्तीसगढ़ के युवकों को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तन की प्रेरणा दी और छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रीय जागृति का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब देश के प्रति जागना, समझना और जानना के रास्ते को दिखाया। किन लोगों ने? इस प्रकार के समूहों ने। उनका उद्देश्य समाज सुधार के साथ ही राष्ट्रीय भावना को विकसित करना था। वे चाहते थे कि समाज में सुधार हो और लोग देश के प्रति अपनी आस्था और अच्छी बनाए रखें। नरम दल और गरम दल का प्रभाव रायपुर में प्रांतीय अधिवेशन पर भी पड़ा। रायपुर में संगठन में एक अधिवेशन, एक बड़ी बैठक हो रही थी, वहां पर नरम दल और गरम दल का प्रभाव पड़ा। यहाँ वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत से कार्यवाही की शुरुआत करने का सुझाव पर वैचारिक मतभेद हुआ। उस अधिवेशन को शुरुआत करने के लिए कुछ लोगों का
मानना था कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत से शुरुआत की जाए, लेकिन कुछ लोग ये नहीं चाहते थे। उनके विचारों में मतभेद था, मतलब अलग अलग प्रकार की राय थी। दादा साहेब खापर्डे एवं उनके साथियों ने तात्यापारा रायपुर के हनुमान मंदिर के सामने, उनका मानना था इनका दादा साहेब खापर्डे और साथियों का कि तात्यापारा रायपुर के हनुमान मंदिर के सामने में वंदे मातरम सामूहिक नारा लगाया तथा जनसभा में स्वदेशी के महत्व को समझाया। उन्होंने अधिवेशन पर राष्ट्रीय गीत नहीं किया, उन्होंने वंदे मातरम गीत को सामूहिक रूप से नारा लगाया। कहाँ पर? हनुमान मंदिर के पास, तात्यापारा रायपुर में, और जनसभा में स्वदेशी के महत्व को समझाया। तो इस प्रकार के दो अलग अलग राय से वहां पर कार्यक्रम हुआ। सन 1911 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। ध्यान रखिएगा इस लाइन को ना। सन 1911 में कलकत्ता के स्थान पर, पहले कलकत्ता राजधानी होती थी भारत की अंग्रेजों के समय में, उसके बाद अंग्रेजों ने ही क्या किया, कलकत्ता को छोड़कर भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी क्यों बनाया गया, आपस में चर्चा करिए, है ना। तो उस समय कलकत्ता और बंगाल में इस प्रकार की गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी, इसलिए अंग्रेजों को डर था कि हमारी सत्ता भारत से छिन न जाए, इसलिए उन्होंने राजधानी को बदल दिया। एक बहुत बड़ा साजिश के तहत भारत की राजधानी कलकत्ता को न करके दिल्ली को कर दिया गया, ताकि इस प्रकार का प्रभाव ज्यादा न फैल सके। ठीक है। यूरोप में कुछ ऐसे भारतीय युवा छात्र थे जो कि भारत की आजादी के लिए सशस्त्र क्रांति एवं संघर्ष का विचार रखते थे। कुछ युवक ऐसे थे जो अब क्या मानते थे, सशस्त्र मतलब हथियार के साथ, औजार के साथ, गोला बारूद के साथ क्रांति एवं संघर्ष पर विचार रखते थे। उनका मानना था कि हम अंग्रेजों को गोला बारूद और हथियार के साथ भगाएंगे और उनका डट कर सामना करेंगे। ठीक है। ऐसे ही विचारधारा वाले युवाओं का एक दल था। उस दल को नाम दिया गया गदर पार्टी के नाम से। 1913 में उत्तर अमेरिका में सक्रिय था। हमारे भारत देश के अलावा अन्य देशों में भी उत्तर अमेरिका में सक्रिय था। गदर पार्टी के नाम से एक दल, उसके नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम क्या था, लाला हरदयाल। इनकी सक्रियता के कारण ही इन्हें देश से निष्कासित किया गया। निष्कासित किया गया मतलब निकाल दिया गया। गदर पार्टी को विशेष रूप से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहाँ के जो अमेरिका के कुछ शासक थे उन्होंने उसे देश से निकाल दिया। कुछ समय बाद गदर पार्टी के कुछ सदस्य भारत में लौट आए। गदर पार्टी के कुछ सदस्य भारत वापस आए और प्रथम विश्व युद्ध से लौटे सिपाहियों के बीच, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सिपाही वापस आए थे, सिपाहियों के बीच सशस्त्र तरीकों से प्रचार करना शुरू कर दिया। मतलब हथियार के साथ किस प्रकार से क्रांति पाई जा सकती है, बदलाव किया जा सकता है, उन तरीकों का प्रचार किया। इसी बीच यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के दो विरोधी गुटों के बीच शत्रुता के कारण सन 1914 में एक बार बड़ा युद्ध हुआ जो 1918 तक चला।
यूरोप की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी मतलब अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाते जाना, अपने राज्य की, अपने देश की सीमाओं को का विस्तार करना। ठीक है, तो उसमें दो गुट हो गए, पूरे विश्व में दो गुट हो गए और उनके बीच दुश्मनी के कारण 1914 में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जो 1918 तक चला। इसे ही प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। ठीक है, दो पक्ष बन गए, कुछ लोगों ने यूरोप का साथ दिया, कुछ लोगों ने यूरोप का विरोध किया। तो उन दोनों देशों के बीच, विभिन्न देशों के बीच क्या हो गया? विश्व युद्ध हो गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय साधनों और सिपाहियों का युद्ध में उपयोग किया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? भारतीय साधनों मतलब विभिन्न प्रकार के शस्त्र, गोला बारूद और भारत के ही सिपाहियों का युद्ध में उपयोग किया। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव और ब्रिटिश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे। इस समय ब्रिटिश सरकार ने नागरिकों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए, लोगों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए, अतः भारतीयों में असंतोष बढ़ने लगा। ब्रिटिश सरकार के प्रति लोग नाखुश होने लगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए आयरलैंड से भारत आई महिला, अन्य देश से आई एक महिला जिनका नाम था डॉक्टर श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया। होम रूल मतलब घर का नियम, हमारे देश का नियम, इस प्रकार का एक आंदोलन चलाया। होम रूल अर्थात जिसका अर्थ होता है अपने शासन को स्वयं चलाना, अपने देश के शासन को स्वयं चलाना। इससे देश के आंतरिक शासन को संचालित करने का अधिकार, देश के अंदर का जो शासन होता है उसको चलाने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो जाता। इस प्रकार के आंदोलन से भारतीयों को अधिकार प्राप्त हो जाता। इसे ही स्वराज भी कहा गया, इसे ही स्वराज भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए चित्र है श्रीमती डॉक्टर एनी बेसेंट का। इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। डॉक्टर एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने संपूर्ण देश में सघन दौरा किया, मतलब पूरे देश में लगातार घूमते रहे एवं स्वराज की मांग को लोगों तक पहुंचाया। स्वराज मतलब हमें अपना राज वापस चाहिए। भारत में बढ़ते असंतोष, होम रूल आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता और यूरोप के युद्धजन्य परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुछ महत्वहीन विभाग सौंप दिए, मतलब जिस विभाग का कोई महत्व नहीं होता, ऐसे विभागों को उन्होंने किसको दे दिया? भारतीयों को दे दिया। इस नियम के अंतर्गत मध्य प्रांत के विधान परिषद का, मतलब मध्य प्रदेश के विधान परिषद का प्रथम चुनाव हुआ। जो बीच में थे वहां पर विधान परिषद का प्रथम चुनाव हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ के बहुत से नेता चुनकर गए, जिसमें उस समय छत्तीसगढ़ नहीं हुआ करता था, मध्य प्रदेश हुआ करता था, एक बहुत बड़ा प्रदेश हुआ करता था। वहां पर बहुत से नेता चुनकर गए, जिनमें से प्रमुख थे ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा और बाजीराव कृदत्त आदि नेता उस विधान परिषद चुनाव से चुनकर कहाँ गए? अंग्रेजों के दिए गए विभाग में अपना नेतृत्व करने के लिए पहुंचे चुनाव के माध्यम से। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ रहा है किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया और किस प्रकार के लोग, किस प्रकार की विचारधारा वाले लोग इसमें शामिल होते गए, किस प्रकार का दल बनता चला गया, है ना। तब जाकर बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों द्वारा जो छोटे छोटे महत्वहीन विभाग थे उनको
भारतीयों को सौंपना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। आप भी पढ़ते रहिएगा इतिहास की इस पुस्तक को। बहुत अच्छा और प्रभावी अध्याय है, जिससे हमें अपने देश के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।